प्रिय छात्रों, कल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक व तृतीय क्षेत्रक के विषय में जाना। तो आज हम इन पहले हेडिंग में इसकी तुलना करते हैं तीनों क्षेत्रकों की। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्रक के विविध उत्पादन कार्यों में काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं, सेवाएं उत्पादित होती हैं, कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रदान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो बात करते हैं हम भारत की, कि भारत में कौन से क्षेत्रक की कितनी हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि इनका हिसाब कैसे लगाया जाता है। भाई इतनी सारी चीजें बन रही हैं, इन चीजों को कोई गिनते तो वो है नहीं, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करते हैं, वो इसके लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। यानी वो भौतिक वस्तुओं का कैलकुलेट करके उनका मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, मूल्य के आधार पर इनकी तुलना करते हैं, ठीक है। इसमें एक सावधानी भी है। सावधानी क्या है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने का ही औचित्य है, ठीक है। अब प्रश्न उठेगा कि केवल अंतिम वस्तुओं की ही गणना क्यों करते हैं। तो इसके लिए दिए गए उदाहरण से यह स्पष्ट था गेहूं वाले से कि अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट जो हमें प्राप्त हुआ बाद में गेहूं के प्रयोग करने के बाद में, उसका मूल्य रखा गया मान लो 60 रुपये किलोग्राम। तो उसमें आटे का मूल्य, गेहूं का मूल्य सब सम्मिलित होगा, नहीं होगा। भाई जो प्रोडक्ट हमें लास्ट में प्राप्त हो रहा है, उसमें जो मेन प्रोडक्ट है, कच्चा माल, उसमें जो श्रम लगा, जो भी चीजें उसमें लगी, उन सब चीजों का कैलकुलेट करने के बाद ही तो उसके चीज के रेट रखे जाएंगे। तो इसीलिए अंतिम वस्तुओं का मूल्य दे रखा जाता है, ठीक है। आगे किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी अलग अलग क्षेत्रकों में कितनी वस्तुएं उत्पादन हुई, वर्ष के आधार पर ये कैलकुलेट कर लिया, तो इससे क्या क्लियर हो जाएगा, उस क्षेत्रक की जानकारी हो जाएगी, इसमें कितना उत्पादन हुआ। और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल ही देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी, ठीक है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और उसके बाद जीडीपी का अनुमान लगाता है, ठीक है। अगला हेडिंग है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन का मतलब क्या है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में ज्यादातर देश विकास के लिए प्राथमिक क्षेत्रक के ऊपर निर्भर थे, ठीक है जी, खेती के ऊपर निर्भर थे। उसके बाद समय बदला। आप जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि वहां पर मशीनों का निर्माण हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, बिजली की खोज हो गई। तो उससे क्या विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाने लगी, तो सामान बनाना सरल हो गया। पहले जो लोग हाथों से सामान बनाते थे, उसकी तुलना में मशीनों से बहुत ज्यादा सामान बनने लगा। तो इससे क्या हुआ कि द्वितीय क्षेत्रक में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ गई। जो देश विकसित हुए, जो देश उस समय विकास की श्रेणी में आगे थे, उनमें द्वितीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी अधिक थी। पिछले 100 वर्षों में इसमें फिर दोबारा परिवर्तन हुआ। अब क्या देखा गया है कि कोई भी विकसित देश तभी वह विकसित हो पाता है जब उसमें ज्यादातर लोग तृतीय क्षेत्रक में हिस्सेदारी रखते हैं, या तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा होती है।
बात करते हैं भारत में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक व तृतीयक क्षेत्रक की। तो आपके सामने ये टेबल दी गई है 1973 और 2013-14, ठीक है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, आप देखेंगे 1973-74 का जो टावर है उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर है प्राथमिक क्षेत्रक उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, और सेकंड नंबर पे तृतीयक क्षेत्रक है जो ग्रीन कलर में है, और थर्ड नंबर पे रेड कलर पे द्वितीयक क्षेत्रक है। जबकि आप 2013-14 के आंकड़े में देखें तो सबसे कम प्राथमिक क्षेत्रक है, उससे ज्यादा द्वितीयक, उससे ज्यादा तृतीयक। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सन 2013-14 में भारत में लोग प्राथमिक क्षेत्रक के ऊपर डिपेंड जो हैं उनकी संख्या में कमी आई है, और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक की भागीदारी देश के विकास में बढ़ी है, ठीक है। यही हमारा हेडिंग है अगला कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। इस टेबल के आधार पर आपने देख लिया कि उत्पादन में वृद्धि तो हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा। जहां पहले प्राथमिक क्षेत्रक था फर्स्ट के पे, अब कौन सा क्षेत्रक आ गया, तृतीयक आ गया। प्रथम इसके कारण क्या है, तो पहला कारण है किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक विभाग, सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकता होती है, और ये सारे किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। दूसरे कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए भी परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, और ये भी किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। तीसरा कारण जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग कई अन्य सेवाओं में भी लगते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि, इनकी मांग बढ़ जाती है, तो ये भी किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। चौथा कारण विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटी का बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन चीजों की डिमांड बढ़ी है ना, तो ये भी किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी इस समय सभी क्षेत्रकों की तुलना में, प्राथमिक व द्वितीयक की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगला हेडिंग है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो इसके लिए फिर एक इस आलेख को देखिए जो आपके सामने दिया गया है, इसमें देखिए कि कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि 77-78 में 71% लोग खेती कर रहे थे, 11% लोग द्वितीयक क्षेत्रक में थे, और 18% लोग तृतीयक क्षेत्रक में थे। वहीं 2017-18 में 44% लोग खेती में, प्राथमिक क्षेत्रक में, 25% लोग द्वितीयक में, और 31% लोग तृतीयक में। तो आपने देखा कि लोगों की संख्या के आधार पर भी तृतीयक क्षेत्रक दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।